वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। आज से दूसरा वीडियो की शुरुआत करते हैं। धातु कर्बकी की ऊष्मागतिकी सिद्धांत। तो देखिए, ऊष्मागतिकी सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसी प्रक्रम के लिए किसी विशिष्ट तापक्रम पर गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी को दिए गए समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और क्या है, देखिए ये कैसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा है, डेल्टा एस आपकी एंथैल्पी में परिवर्तन है, लिखा भी गया है ना। डेल्टा जी को गिब्स ऊर्जा, डेल्टा एच जो होता है एंथैल्पी में परिवर्तन कहते हैं, डेल्टा एस एंट्रॉपी में परिवर्तन, टी आपका तापमान है और डेल्टा जी नॉट बराबर आर टी एल एन क्यू। आर आपका एक और सूत्र होता है, आर गैस नियतांक है, टी ताप है और ये की आपका बोल्ट्जमैन होता है। देखिए कुछ बातें और भी यहाँ पर होती है कि यदि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो तो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, और ये डेल्टा जी का मान तभी ऋणात्मक होगा जब डेल्टा एस का मान धनात्मक होगा। यह भी बात आपकी होती है यहाँ पर। और किसी निकाय में दो अभिक्रियाओं के अभिकारकों तथा उत्पादकों को एक साथ रखने पर तथा ठोस संभव अभिक्रियाकों का परिणामी डेल्टा जी ऋणात्मक होने पर समग्र अभिक्रिया संपन्न होगी। अतः प्रक्रम की व्याख्या में दो अभिकारकों का युग्मन इससे डेल्टा जी का योग प्राप्त करना तथा इसका परिणाम और चिन्ह देखना सम्मिलित होता है। तो ये बात इसमें हम लोग बता सकते हैं, और ये पूछा भी जाता है। उसके बाद से एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है एलिंगन आरेख। क्या होता है तो समझते हैं। देखिए, गिब्स ऊर्जा का प्रथम आरेखीय निरूपण एच जे टी एलिंगन द्वारा किया गया। यह ऑक्साइड के अपचयन में अपचायक के चयन के लिए प्रबल आधार प्रदान करता है। ऐसे आरेख द्वारा हम किसी अयस्क के ऊष्मीय अपचयन की संभावना को प्रायोगिक करने में सहायता प्राप्त करते हैं। संभवतया की कसौटी यह है कि किसी दिए गए ताप पर अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा ऋणात्मक होनी चाहिए, जैसा कि हम ज्ञात है कि अपचयन के दौरान धातु ऑक्साइड का वियोजन करता है। वियोजन का मतलब टूटता है। कोई भी धातु होगा, चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे आपका वो सल्फाइड हो, जब अपचयन होता है तो वह ऑक्साइड में ही बदलता है। अब कुछ और भी बातें होती है एलिंगन के लिए, तो यही है एलिंगन आरेख। देखिए बनाया गया है, जिसका भी मान अगर जैसे MgO है तो MgO का जो क्रियाशीलता होगा Al से कम होगा। Al जो आपका है ऑक्सीजन, उससे इसकी क्रियाशीलता अधिक होगा। इसीलिए जो मैग्नीशियम होता है वह एल्युमिनियम को अलग कर सकता है, यानी जो नीचे होगा अधिक क्रियाशील होगा और ऊपर को क्या करता है वो कम कर सकता है। ये चीज़ को हम लोग बता सकते हैं। यही एलिंगन आरेख है। अब एलिंगन आरेख का कुछ अनुप्रयोग आता है, जिसमें आप पहला देख सकते हैं अनुप्रयोग में कि आयरन का निष्कर्षण पूछा जाता है कि जो आयरन होता है, जिसको आप लोहा कहते हैं, इसका निष्कर्षण आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको आयरन का निष्कर्षण कोई पूछेगा तो कह सकते हैं कि आयरन पृथ्वी के परत में दूसरा अधिक प्रचुर में पाए जाने वाला तत्व है। इसका हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 और सिडराइट Fe2CO3 अयस्कों से निष्कर्षण होता है। आयरन पैराइट Fe2 को आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क नहीं माना जाता है। आयरन का निष्कर्षण बत्तिया भट्ठी में किया जाता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं यही बत्तिया भट्ठी है, यानी आयरन का निष्कर्षण बत्तिया भट्ठी में किया जाता है, जो कि आकार में बेलनाकार और ऊंचाई 25 और 60 मीटर और 10 मीटर व्यास तक होती है। यह स्टील का बनी होती है, जिसका अंदर का क्षेत्र आग से न गलने वाला ईंटों का बना होता है। आयरन अयस्क का चार्ज निखान चूने का पत्थर और कोक एक सही अनुपात में कोन और होपर के व्यवस्था में भट्ठी के ऊपरी भाग में डाला जाता है और 600 डिग्री तापमान पर पहले से गर्म हुई बहुत से पाइपों के द्वारा, जिन्हें ट्विटर कहते हैं, भट्ठी में भेजी जाती है और ट्विटर में
वर्स्टल पाइपों से भरपाई होती है जो कि वात्या भट्टी को लपेटे हुए होती है। वात्या भट्टी में 2 टोटी के छेद होते हैं जिन्हें चिकनी मिट्टी से बंद कर देते हैं। गलित धातुमल दूसरे भाग से एकत्रित हो जाते हैं। आयरन का उत्पादन नियंत्रण प्रक्रिया में होता है और भट्टी के आकार पर निर्भर करता है। वात्या भट्टी से प्रत्येक 24 घंटे में 1000 से 1800 टन आयरन का उत्पादन होता है। कुछ और भी बातें आप इसमें बता सकते हैं। देखिए, आयरन को पिघलने के लिए ऊर्जा और अपचायक अभिकर्मक की आवश्यकता कुक को जलाने से प्राप्त होती है। चार्ज का तापमान धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हुई दहनशील गैसों के कारण होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। लगभग 700 डिग्री पर आयरन अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा उपचयित होकर के स्पंजी लोहा या इसी को स्पोजी आयरन देता है। Fe2O3 है और CO की उपस्थिति में Fe+3CO2 बनता है। क्योंकि अपचयन उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसीलिए आयरन के अपचयन को कराने के लिए कार्बन मोनो या कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब के अनुपात होना चाहिए। चूने का पत्थर के लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर वियोजित हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड रेतीली अशुद्धियों से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट का धातुमल बनाता है और आप कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से और अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका यानी अशुद्धि है ये, तो धातुमल कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। फिर कार्बन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कुछ और बातें इसमें बता सकते हैं कि 1200 डिग्री सेल्सियस क्षेत्र के तापमान पर कोक द्वारा आयरन ऑक्साइड का पूर्णतः रूप से अपचयन हो जाता है। अन्य अभिक्रिया अधिक तापमान पर होती है और इस तरीके से हमें लोहा प्राप्त होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ वात्या भट्टी के लिए क्या करते हैं। देखिए, वात्या भट्टी का ये चित्र है, पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ता है और सब ये दिखाया जाता है। देखिए, वात्या भट्टी में आप क्या कर सकते हैं कि नीचे जो होता है ना, सबसे ऊपर होपर होता है और कोन होता है। इसके द्वारा ही किसी भी जो लोहा या कोई भी पदार्थ होता है इसके अंदर डाला जाता है। नीचे तापमान बहुत है। देखिए, यहाँ पर 200 टेम्परेचर 250 से ऊपर आप नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ता चला, तो ऊपर 250 है, उसके नीचे जाएंगे तो 700 आता है, फिर 800 से 1000, फिर आपके 1200 तापमान हो जाते हैं। ट्विटर होते हैं, ट्विटर के द्वारा हवा इसके अंदर भेजा जाता है, ऑक्सीजन इसके अंदर भेजा जाता है, जिससे क्रियाएं होती रहती है। यह सब अग्नि सहित के मिल करके बनी होती है। और आप इसमें बता सकते हैं कि आयरन के निष्कर्षण के लिए हम लोग वात्या भट्टी का प्रयोग करते हैं। तो ये बार बार पूछा जाता है। वात्या भट्टी का चित्र आप बना देंगे, बहुत आसान है। चलिए आगे कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। आयरन का तो निष्कर्षण कर लिए, अब हम लोग निष्कर्षण करेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड से तांबे का निष्कर्षण हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए क्यूप्रस ऑक्साइड से तांबे का निष्कर्षण हम लोग करते हैं। देखिए, कॉपर के बहुत से अयस्क सल्फाइड होते हैं। सल्फाइड अयस्कों का भर्जन यानी गलन का ऑक्साइड बनता है। आप देखिए, क्यूप्रस सल्फाइड है, ये Cu2S ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड बना, प्लस सल्फर इसमें का बाहर हो जाएगा। अब इस क्यूप्रस ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें कॉपर प्राप्त होकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान 2 ही प्रक्रम में आपका ये कॉपर प्राप्त हो जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड है ना, पहले तो क्यूप्रस सल्फाइड होता है, आप इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कॉपर बनेगा और फिर क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, जो सल्फर था वो बाहर हो गया। फिर क्यूप्रस ऑक्साइड को कार्बन से क्रिया कराते हैं तो कॉपर बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, वास्तविक प्रक्रम में अयस्क को सिलिका मिलाने के पश्चात प्रयत्नी भट्ट में गर्म किया जाता है और भट्टी में आयरन ऑक्साइड ये सब आपको क्रिया करा करके बना लिया जाता है। तो इस तरीके से 2 स्टेप में कॉपर आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक और आपका आता है जिसका नाम होता है कि जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण। देखिए, कोक द्वारा जिंक ऑक्साइड का अपचयन ये बहुत आसान होता है। आप यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, कोक इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन का एक रूप होता है। तो जिंक ऑक्साइड है ZnO, कार्बन आप इसमें लेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा, यस का मतलब होता है सॉलिड और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ को भी हम लोग बता सकते हैं। देखिए,
उसके बाद से आगे आप जब चल रहे हैं तो आ रहा है एक हेडिंग, धातु क्रम का वैद्युत रसायन सिद्धांत। देखिए, धातुओं के गलित लवण का अपचयन वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, जिसके लिए डेल्टा जी बराबर -n E0 एफ होता है। और देखिए कहाँ n जो है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो E0 है निकाय के रेडाक्स कीमों का इलेक्ट्रोड विभव है, और यह फैराडे नियतांक है जिसका मान देखिए 96,500 कूलाम होता है, और डेल्टा जी ऋणात्मक गिब्स ऊर्जा है। अब देखिए, अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है, अतः इसका अपचयन कठिन होता है। यदि दो इलेक्ट्रोड मानों में अंतर धनात्मक इलेक्ट्रोड के परिणामतः ऋणात्मक डेल्टा जी के संगत हो तो कम क्रियाशील धातु विलयन से बाहर तथा अधिक क्रियाशील धातु विलयन में चला जाता है, और इस तरीके से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। आइए कुछ और बातों को हम लोग देखते हैं। और ये पूछा भी जाता है आपसे कि क्यूप्रस ऑक्साइड के बाद एक चीज़ आता है जिसको हम लोग कहते हैं निम्न अयस्कों तथा रद्दी धातु से कापर। आपको कापर रद्दी धातु से कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए, निम्न कोटि अयस्कों से कापर का निष्कर्षण हाइड्रो धातु क्रम द्वारा करते हैं। इससे अम्ल या जीवाणु के उपयोग से निचालित करते हैं तथा Cu2+ आयन युक्त विलयन को रद्दी लोहे या हाइड्रोजन से क्रिया करके प्राप्त किया जाता है। देखिए, कापर है, कापर आयन है, हाइड्रोजन से क्रिया किया गया तो कापर प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन का आयन आपके बाहर हो गया। एक और आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। तो कुछ ने जैसे आपके अधातुओं के लिए ऑक्सीकरण पर आधारित होता है, जैसे लवण जल से क्लोरीन का निष्कर्षण, जैसे क्लोरीन है, जल मिलाएंगे तो OH आयन और हाइड्रोजन और क्लोरीन निकलता है। इसी तरीके से सिल्वर है तो सिल्वर आयन से सिल्वर प्राप्त होता है। अब इतना चीज़ हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग सीधे चलेंगे धातुओं का शोधन कैसे करते हैं। देखिए, अनेक विधियों और उच्च शुद्धता के धातु प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये विधियाँ धातु एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों के गुणों में अंतर पर निर्भर करती है। तो अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे शुद्धियों में। एक आसवन विधि, देखिए पूरा 6 विधि, हम लोग 5 विधि 6 विधि का प्रयोग करेंगे। एक होता है आसवन विधि, एक होता है द्रव गलन परिष्करण, एक होता है वैद्युत अपघटनी शोधन, एक होता है मंडल परिष्करण, वाष्प प्रवस्था परिष्करण और बंड लेखनी। ये 6 विधियाँ जो हैं जिसका हम लोग प्रयोग धातुओं को शोधन करने के लिए करते हैं। धातुओं का शोधन में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका आता है। मान लीजिए जो धातु हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, तो उस अशुद्धियों को दूर करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो धातु का कोई काम नहीं हो पाता है। धातु नहीं हमारे लिए बहुत उपयोगी भी नहीं होता है। तो इसके लिए जो होता है हम लोग को देखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या अशुद्धियाँ हैं और उस अशुद्धियाँ को हम लोग कैसे अलग करते हैं। तो आइए हम लोग धातुओं के तमाम जो विधि होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला जो विधि आएगा उसका नाम होगा आसवन। देखिए, आसवन विधि में हम लोग क्या करते हैं, जिंक, इसको अंग्रेजी में देखिए एक और नाम होता है यसद, यानी जिंक, पारद, Hg, गले धातु आदि वाष्पशील धातुओं का परिष्करण आसवन द्वारा किया जाता है और शुद्ध धातु आश्रित हो जाते हैं और वाष्पशील अपद्रव्य शेष रह जाते हैं। यानी मान लीजिए कि आपके पास जिंक है, आपके पास यहाँ पर आप बता सकते हैं जिंक है, आपके पास मरकरी है, तो मान लो जिंक है, इसमें अशुद्धियाँ भी उपस्थित हैं। अब इसका शोधन करना है तो आप इसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि जिंक जो होता है या जो आपके ये मरकरी होते हैं वो जब गर्म करेंगे तो ऊपर उड़ करके चले जाते हैं, वाष्प बन करके जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे हो जाती है। और इस तरीके से जो धातु होते हैं और जो अशुद्धियाँ होती है उसको अलग कर देते हैं। ये पूछा भी जाता है कि आसवन विधि से धातुओं कैसे अलग किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो धातु होते हैं उसमें अशुद्धियाँ होती है, हम जब उसको गर्म करते हैं तो जो धातुएँ होती है वह वाष्प के रूप में बाहर चली जाती है और जो अशुद्धियाँ होती है वह नीचे रह जाती है, और इस तरीके से धातु और अशुद्धियों को हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ये आसवन विधि था। अब चलिए दूसरा जो विधि आता है उसका नाम होता है द्रव गलन परिष्करण। देखिए, द्रव गलन परिष्करण में आप बता सकते हैं कि
इस विधि में जो द्रव गलन प्रक्रिया है, इस विधि में कम गलनांक वाले धातु जैसे टीन को पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिससे अधिक गलनांक वाला सुधियाँ अलग हो जाती है। यानी टीन वगैरह जो होते हैं इनकी गलनांक बहुत कम होती है, तो जो टीन वगैरह होते हैं उनकी गलनांक कम होती है, और उनसे धातुओं का अगर अलग करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इसको गला करके, जो टीन वगैरह होते हैं उसको गला करके ढालू जगह पर से हम लोग नीचे गिरा देते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती है जिसका गलनांक अधिक होता है वो अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। यही होता है द्रव गलन परिष्करण। देखिए जरूर याद रखिएगा कि आप कम गलनांक वाले धातुओं के इसके नीचे धातु के तल पर। चलिए एक और आपकी बात आती है जिसका नाम होता है वैद्युत अपघटनी प्रक्रम या वैद्युत अपघटनी शोधन। अब अधिकांश धातुओं के शोधन में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि वैद्युत अपघटन पर आधारित है। इसके द्वारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि धातुओं का परिष्करण किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु के खंड को विद्युत अपघटनी में एनोड, यानी जो एनोड होता है वह अशुद्ध धातु का होता है, तथा शुद्ध धातु का पतली चादर को कैथोड, और जो शुद्ध धातु का होता है वह कैथोड होता है। सेल में उपस्थित धातु लवणों कैथोड चादर पर जमा हो जाते हैं और अधिक विद्युत धनात्मक अवद्रव्य विलयन में रह जाते हैं तथा एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ये फिगर आप देख रहे हैं, और ये फिगर एक बहुत बड़ा बीकर है या बहुत बड़ा टंकी है, इसके अंदर पूरा द्रव भरा हुआ है। और देखिए यहाँ पर लिखा है शुद्ध धातु का कैथोड यह है जो कि और माइनस में होता है, और देखिए यह शुद्ध धातु का। जब आप इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो जो अशुद्ध ये आपका जो एनोड है ये टूटना शुरू करता है, और जो शुद्ध धातु होता है वह आ करके कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे जमा हो जाती है। जो अशुद्धियाँ नीचे जमा होती है इसको एनोड पंख कहते हैं, और इस तरीके से शुद्ध धातु को हम लोग अलग कर लेते हैं, शुद्ध धातु को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं।